नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जो हमने टीजीटी पीजीटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज उसकी सीरीज नंबर 9 है और इसमें कोशिश किया है मैंने काफी चैप्टरों से क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर है उनको उठाने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इक्वल टू ई की पावर x। और ध्यान रखना पीआरटी वालों का भी मैं आज से 50-50 करके क्वेश्चनों को डालना स्टार्ट कर दूंगी, उनकी सेपरेट वीडियो रहेगी ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से वो भी अपना कवर करें। ये देखिए, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक दो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में पता ही है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। एक इसी तरीके से एक फॉर्मूला और भी होता है कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। पता है दोनों फॉर्मूले? इस फॉर्मूले का मतलब है कि सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होगा? 1 के। यहाँ से मुझे पता है कि कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, जैसे सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा गिवन है तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा 1 अपॉन में हो जाएगा। समझ में आया कैसे? कि सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 बाय सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, यही होगा। अब मैं अपने क्वेश्चन से इसके हिसाब से सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन ई की पावर x, जिसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस x। आया यहाँ से? हम ऐड करते हैं, ध्यान रखना ये क्या आ जाएगा? 2 सीकेंड थीटा। अपनी मर्जी से ये मत कर देना टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, ये नहीं होगा। क्या होगा? सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। समझ में आया? 2 सीकेंड थीटा ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। तो सीकेंड थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x बाई 2। यहाँ से कोस थीटा पूछा है, कोस का अपोजिट सीकेंड होता है, तो मैं वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देती हूँ। आगी वैल्यू क्या आ गई? 2 अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। तो ध्यान रखना आज के बाद इसी तरीके से वो यदि कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा गिवन दे दे और आपसे कोसिकेंड कोट कोई भी पूछ ले तो आपको आपका रिलेशन पता है, इस रिलेशन के थ्रू आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बड़ी इजीली निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरे पास कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है जहां पर एंगल आर पर 90 डिग्री है। ये मेरी कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर जहां पर आर पर मेरा 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आया? आर पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद वो कह रहा है कि गिवन है tan p बाई 2 और tan q बाई 2 इस इक्वेशन के रूट है। रूट कौन सी इक्वेशन के हैं? मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ऑब्वियस है इसके दो रूट होंगे। अल्फा और बीटा अगर इसके रूट है तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाय ए। ठीक है, यहाँ पर गिवन है कि अल्फा की जगह ये है, बीटा की जगह ये है। इसका मतलब tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 क्या होगा? प्लस माइनस b बाय ए। सम ऑफ रूट क्या हुआ ये? इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ रूट। और ये आपको गिवन है कि दो रूट कौन सा है? एक रूट tan p बाई 2 है और दूसरा रूट tan q बाई 2 है। नेक्स्ट आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? c बाय ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। c बाय ए होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट है tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2 क्या हो जाएगा? c बाय ए। आ गया यहाँ तक? इस इक्वेशन को देखना, कोफिशिएंट्स यहाँ से लिखने हैं, रटा रटाया नहीं। यहाँ पे c की जगह d हो सकता था, e हो सकता था, यहाँ से आपको पिक करने हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। इनका कहाँ यूज करेंगे? मुझे पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ से एंगल P प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा? 180 माइनस R हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ? 2 से डिवाइड कर देती हूँ, बोथ साइड कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा? मुझे R ऑलरेडी गिवन है कि वो 90 डिग्री है, तो ये एंगल P प्लस बाई 2 होगा, एंगल Q बाई 2 होगा। ये क्या बचेगा? 180 माइनस 90, 90 बचेगा। 90 बाई 2 कितना बचेगा? 45, जिसको मैं पाई बाय 4 लिख लेती हूँ। पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है? 45। समझ में आया? अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं दोनों साइड tan अप्लाई कर देती हूँ। दिख रहा होगा आपको, मैं दोनों साइड tan अप्लाई कर देती हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों साइड अप्लाई कर दो। क्यों किया? क्योंकि देखो मुझे फॉर्मूला पता है, किसका पता है? tan ऑफ
a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो क्या बनेगा, tan p बाय 2 प्लस tan q बाय 2, नीचे बचेगा 1 माइनस tan p बाय 2 tan q बाय 2, और tan पाई बाय 4 tan 45 1 के इक्वल होता है। यहाँ तक आ गया। मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि स्पेस कम है। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 बाय 2 1 बाय 1 लिख सकते हैं। ये बचेगा tan p बाय 2 प्लस tan q बाय 2, इधर क्या आएगा 1 माइनस tan p बाय 2 tan q बाय 2। यहाँ तक लिख लिया। अब आपको इनकी वैल्यू पता है, क्या है tan p बाय 2 q बाय 2 की, माइनस b बाय a, ये होगा 1 माइनस c बाय a। यहाँ तक आ गया। मैं एलसीएम ले लिया a बोथ साइड, ये क्या इंप्लाई करेगा, मैंने a ले लिया यहाँ पर एलसीएम, तो ये आया मेरा अपॉन में a माइनस b, यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू a माइनस c। आ गया यहाँ तक। a से कैंसिल हो गया, ये मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा इक्वल टू a माइनस सी। ये माइनस बी इक्वल टू a माइनस सी। आप ये भी कह सकते हो कि a प्लस बी इक्वल टू क्या आया, c आया, और आपका फर्स्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एस्टेट में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, केवीएस में भी बहुत बार आ चुका है, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहीं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहता, सिंपल वो आपकी नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को साथ के साथ करते हुए चलना। अब देखिए ये एक सीक्वेंस है, ध्यान रखना सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चन जरूर बनेगा। सीक्वेंस से मोस्टली ये पूछेंगे ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिलेबस तो बीएससी तक का दे रखा है, लेकिन मैं उसी हिसाब से करा रही हूँ कि आपको ज्यादा बर्डन भी ना हो और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। देखिए ये एक सीक्वेंस इस तरीके से ये ब्रैकेट होती है, ये एक सीक्वेंस की नोटेशन होती है। एन कोई भी सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कब होती है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। अगर मैं उस सीक्वेंस की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालूं, अगर an वो 0 आए तो वो कन्वर्जेंट होगी और ना भी हो, दोनों कंडीशन है, वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी, समझ में आया। लेकिन अगर उस सीक्वेंस की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालूं, an वो इन्फिनिटी आए तो उसका कोई कन्वर्जेंट होने का चांस नहीं है, वो हर हाल में डाइवर्जेंट होगी। मेरी बात समझना, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, जैसे 5-6 बंदे हैं, सबकी एक थिंकिंग है कि हाँ भाई लास्ट में जाके सब एक पॉइंट के ऊपर मीट कर लेते हैं, वो कन्वर्जेंट है। डाइवर्जेंट का मतलब, जैसे ये कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि ये इधर से निकले, ये इधर से आ रहा है, वो इधर से आ रहा है, सारे आके एक पॉइंट पर मिले, ये कन्वर्जेंट है। और डाइवर्जेंट का मतलब है कि कोई कभी मिलता ही नहीं है, सब अपने अलग अलग अपनी अपनी धुन में चले हुए जा रहे हैं। तो कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो हम कैसे चेक करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an लगाते हैं। अगर इक्वल टू 0 है तो दोनों केस है, an कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट। लेकिन यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इन्फिनिटी आ रहा है तो हर हाल में वो सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो पहले मैं, क्योंकि इस केस को करूं इससे पहले मैं इसको करके देखती हूँ। यहाँ पर an है मेरा log ऑफ 1/n, यही है log m/n का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, m/n का log m माइनस log n, यही रहता है। तो मैं यहाँ पर लगाती हूँ log 1 माइनस log n, लगा दिया। log 1 0 माइनस log n आता है, इसका मतलब an मेरा बचा माइनस log n। तो यहाँ पर देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an लगाया, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस log इन्फिनिटी, इसका मतलब n की जगह इन्फिनिटी, और log इन्फिनिटी क्या होता है, आपका ध्यान रखना, इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आने ते ही आपको समझ जाना है कि हर हाल में क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। समझ में आया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए ये सीरीज या ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ शायद मेरे हिसाब से इतना तो आपको याद ही होगा कि कुछ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होता था,
तो उस हिसाब से मैंने बिल्कुल आज बेसिक उठाया, थोड़ा थोड़ा लेवल हाई करती जाऊंगी। ये नहीं चाहती कि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना हो। नंबर ऑफ ऑलमोस्ट नेगेटिव रूट, ऑलमोस्ट नहीं है ये, नंबर ऑफ एटमोस्ट नेगेटिव रूट। ध्यान रखना क्या है, एक डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन होता है। क्या होता है? डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, SIGN। क्या कहता है? सुनिए ध्यान से कि मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी फंक्शन f ऑफ x है। आपने f ऑफ x में यहाँ पर ये देखना है, जैसे ये f ऑफ x है मेरा, x की पावर 9 प्लस 5 x की पावर 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 2, यही है। इसमें ये देखो कि इस f ऑफ x में कितने चेंज ऑफ साइन है। चेंज ऑफ साइन का मतलब प्लस के बाद प्लस है, कोई नहीं है, प्लस के बाद माइनस है एक चेंज, माइनस के बाद फिर प्लस है एक चेंज, प्लस के बाद प्लस है, कोई चेंज नहीं है। तो कितने चेंज ऑफ साइन है f ऑफ x के अंदर? 2। क्या है? 2 चेंज ऑफ साइन है। इसका मतलब है कि f ऑफ x हैज एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रियल रूट। क्या होगा? इसका मतलब है कि f ऑफ x हैज एट मोस्ट 2 पॉजिटिव रियल रूट। समझ में आया? 2 पॉजिटिव रियल रूट। अब वो पॉजिटिव रियल रूट नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा नेगेटिव रूट। जब वो नेगेटिव रूट पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ x की जगह माइनस एक्स रखना है। क्या रखना है? माइनस एक्स। देखिए माइनस एक्स की पावर 9 होगा प्लस 5, माइनस एक्स की पावर 8 होगा माइनस एक्स की क्यूब होगा प्लस 7, माइनस एक्स होगा प्लस 2 होगा, यही होगा। जब मैं इसको करती हूँ माइनस एक्स की 9 होगा, ये प्लस 5x की पावर 8 होगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब होगा, ये माइनस 7x होगा प्लस 2 होगा। आ गया यहाँ तक? इसमें देखते हैं माइनस के बाद प्लस 1, प्लस के बाद प्लस कोई चेंज नहीं, फिर प्लस के बाद माइनस 2, माइनस के बाद प्लस 3 बार चेंज ऑफ साइन हो रहा है। इसका मतलब है कि f ऑफ x हैज एट मोस्ट 3 नेगेटिव रियल रूट। समझ में आया? कितने नेगेटिव रूट रहेंगे? 3। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 4th ऑप्शन सही होगा। देखिए अब आपके माइंड में, दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि 9 डिग्री की इक्वेशन है और आपने कहा कि कितने रूट यहाँ से रख रहा है? 3 यहाँ से और 2 यहाँ से। 3 और 2 5 रूट मिले, वो तो 9 रूट होने चाहिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रियल रूट हैं, तो 4 रूट इमेजिनरी होंगे। 4 रूट क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन जरूर नहीं, थोड़ा चेंज भी हो के आ जाए। वो पूछे इमेजिनरी रूट कितने होंगे, तो देखो कितने रूट रियल मिल गए आपको? 3 यहाँ से मिल गए, 2 यहाँ से। f ऑफ x के देख लो कितने चेंज ऑफ साइन है, उतने पॉजिटिव रियल रूट मिलेंगे। f ऑफ माइनस x के देख लो कितने पॉजिटिव रियल रूट हैं, वो मिल गए। और दोनों को ऐड कर दो, कितने डिग्री की इक्वेशन है? 9 डिग्री की। इसका मतलब 4 रूट जो बच गए वो इमेजिनरी होंगे। समझ में आया? नेक्स्ट देखना, डोमेन फॉर विच द फंक्शन। देखिए ये डोमेन का क्या लॉजिक रहता है। वो ये कोई भी फंक्शन होता है, ये ऐसे डिफाइन होता है और ये उसके बाद ये डिफाइन होके ये यहाँ पर आता है, यही होता है। तो इसमें क्या होता है? ये डोमेन होती है और ये हमारी क्या कहलाती है? कोडोमेन। क्या कहलाती है? ये डोमेन होती है, मैं फंक्शन और रिलेशन करवाऊंगी। और ये क्या कहलाती है? कोडोमेन। कोडोमेन का एक पार्ट होता है, इसी के अंदर रेंज भी होती है। क्या होती है? रेंज भी। जब रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है, वो केस बाद में। अभी डोमेन ये देखो जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है, जिन पॉइंटों पर फंक्शन डिफाइन होता है। यहाँ पर कह रहा है डोमेन फॉर विच द फंक्शन है डिफाइन है। f ऑफ x क्या है? 3x² माइनस 1 एंड gx है 3 प्लस x। दोनों क्या है? इक्वल। दोनों क्या है? इक्वल। यही है इसका मतलब 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x कॉमन आ गया, ये बचेगा मेरा
3x माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 3x यहाँ से क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से आपका क्या आया, पॉइंट निकले, 2 पॉइंटों के ऊपर ये पॉसिबिलिटी है कि ये फंक्शन इक्वल हो जाएंगे f ऑफ x और g x। वो पॉइंट कौन से हैं, -1 और 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में, मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन कई बच्चे इतने समझदार होंगे देखेंगे नहीं। ये देखना, ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि -1 से 4/3 के बीच में जितने भी पॉइंट है उन सब पर ये पॉसिबल है। लेकिन देखिए, अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लूं तो x इक्वल टू 0 पर ये -1 होगा, ये 3 होगा, क्या ये बराबर है, नहीं है। इसी तरीके से क्लोज इंटरवल -1, 4/3, उसमें -1, 4/3 के साथ साथ बीच के जितने पॉइंट है वो भी इंक्लूड है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए भाई क्वेश्चन निकालने के बाद भी समझना, ये ब्रैकेट डिनोट करती है कि इस ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से पॉइंट है। कोई ये वैसे कोई वेरिफाइड ब्रैकेट नहीं होती, ये बताती है कि ये पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, इन पॉइंटों पर कंडीशन होल्ड होगी, ना कि ये कोई इंटरवल है। इंटरवल के अंदर रेंज बताई जाती है। समझ में आया? तो ध्यान से ऑप्शन को टिक करते हुए, ये नहीं जल्दबाजी में जो देखा उसको टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है, पहले तो वो सुन लो। अगर 2 ही नंबर हैं तो 2 नंबर हैं, चाहे 3 नंबर हो चाहे 10 नंबर हो। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हार्मोनिक मीन। ध्यान रखना, 2 नंबर है तो 2 नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस b/2, ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab, और हार्मोनिक मीन क्या होता है 2ab अपॉन में a प्लस b। ध्यान रखना, अगर नंबर ज्यादा है तो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ये नहीं 2 नंबरों का ही निकलता है, n नंबरों का निकाल लो, 10 का निकाल लो, 15 का, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन भी, ऐसे ही हार्मोनिक मीन भी। समझ में आया? ये मैंने कराया है APGP के अंदर, देखना आप। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कब हो, ये पॉसिबिलिटी, ये इक्वल कब होंगे, मतलब a प्लस b/2 हो, यहाँ पर √ab हो, यहाँ पर 2ab हो, अपॉन में a प्लस b हो। अब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, मैं कहती हूँ 3 ले लिया दोनों को, 3 × 3 6, 6/2 3 आया, 3 3 9 का √3 आया, 3 × 3 × 3 बटे में 3 × 6, 6 से 3 3, अरे भाई क्या आया ये 3, सॉरी 2 है ना, ये 2 3 6, 3 से 3, ये भी क्या आया 3 आया। ये कब पॉसिबल है, जब आपके A और B मैंने इक्वल उठाए, A भी 3 उठाया, B भी 3 उठाया, अदरवाइज ये इक्वलिटी की कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं होगी। ये तभी पॉसिबल है जब आपके दोनों नंबर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, अदरवाइज वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहता है, यही रिलेशन रहता है। समझ में आया? तो इसको ध्यान रखना कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, तो कम से कम हम स्टार्टिंग तो करेंगे। ठीक है, वो कह सकता है इंसर्ट करो अर्थमेटिक। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सम ऑफ pth टर्म इक्वल टू सम ऑफ qth टर्म, तो हमेशा ध्यान रखना ये केवीएस, एनवीएस और एस्टेट का रटा रटाया हुआ क्वेश्चन है कि SP प्लस Q हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दूसरा रिजल्ट क्या पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछे, वो बता सकता है कि SP Q है, SP P है। तो हमेशा ध्यान रखना SP प्लस Q क्या होगा, -OP प्लस Q होगा। मैं बता भी देती हूँ ये वाला क्वेश्चन क्यों होता है ऐसा। देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। यहाँ पर SP का फॉर्मूला लगाती हूँ, p/2 2a प्लस p-1 इंटू d, यही हुआ। यहाँ पर आएगा q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d, हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि बाहर कॉमन था, अंदर बचा 2ap
प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, यहाँ पर बचेगा 2AQ प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी, यही आएगा। यहाँ से क्या बचेगा मेरा 2AP माइनस 2AQ, ये बचेगा पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, यहाँ से बचेगा माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी और इक्वल टू 0। मैंने सबको इधर लेके आ गए। अब ये देखिए ये 2AP माइनस क्यू हुआ इन दोनों के बीच से, यहाँ से मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू डी लिख दूँ, इसको लिख दिया। यहाँ से लिखा मैंने माइनस पी माइनस क्यू इंटू डी, देखिए पी डी क्यू डी आ गया यहाँ तक इक्वल टू 0। मैं p माइनस क्यू बाहर कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बचेगा 2a प्लस में ये p प्लस क्यू डी बचेगा, यहाँ पर माइनस डी मैं एक साथ लिख रही हूँ p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। और ये दिख रहा है मुझे किसका फॉर्मूला होता है sp प्लस क्यू का, किसका होता है sp प्लस क्यू इक्वल टू क्या आ गया मेरा 0। मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर क्या होगा 0। तो ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो इतना लंबा नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। समझ में आया? ये आ जाए चाहे ये आ जाए, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट आ जाए, फ्री के मार्क्स है, इसको आप नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b है, अर्थमेटिक मीन टू नंबर्स a और b के बीच का क्या होता है a प्लस b बाय 2 इज 5 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबरों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट AB। यही है कंडीशन, कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन इज 5 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, यही हुआ। a प्लस b क्या आया 10 अंडर रूट AB आया, आ गया। मैं स्केयरिंग बोथ साइड कर दूं, a प्लस b का होल स्केयर क्या आएगा 100 AB आएगा, आ गया। यहाँ से a स्केयर प्लस b स्केयर कितना आएगा, ये देखिए 2AB आएगा, इधर जाके 98 AB आएगा, आ गया। क्योंकि अब मुझे चाहिए a माइनस b भी चाहिए, इसलिए मैं a माइनस b का होल स्केयर देखिए क्या होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2AB, यही होता है। मैं a स्केयर प्लस b स्केयर की जगह क्या लिख देती हूँ 98AB माइनस 2AB, कितना आएगा 96AB, आ गया यहाँ तक। अब मेरे पास a प्लस बी भी मेरे पास है, a प्लस बी क्या है 10 अंडर रूट AB है, a माइनस बी क्या है 96 AB है, यही है 96 AB है। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, सॉरी a माइनस बी है मेरा यहाँ पर, a माइनस बी है अंडर रूट 96 AB, क्या हो गया ये 16 6 जार 96, ये बनेगा 4 अंडर रूट 6 अंडर रूट AB, यही बना। मैं इसकी जगह क्या लिखूंगी 4 अंडर रूट 6 अंडर रूट AB। आप भी जल्दबाजी में कोई मिस्टेक मत कर देना। यहाँ से क्या आएगा ये देखिए, मैं इसको लिख सकती हूँ 10 अंडर रूट 6 बाय 24, रैशनलाइजेशन कर दिया, अंडर रूट 6 से ही मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, क्योंकि अंडर रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, ये एक प्रॉपर वे नहीं होता, ठीक है, स्मार्ट वे नहीं होता। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई 2 से 5 आ रहा है, 2 से 12 आ रहा है, आपका आएगा 5 अंडर रूट 6 बाय 12। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, अगर हमें लॉजिक पता है हर क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं आपसे वेक्टर 3D इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट और साथ में डोमेन रेंज सारे क्वेश्चंस करा दूंगी एक वीक में। नेक्स्ट देखिए, ये एक डी मोरवियस थ्योरम होती है अलजेब्रा के अंदर, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं कराऊंगी, मैं आपको सिंपल कराऊंगी, वरना थ्योरम ही ढूंढते रह जाओगे आप। देखिए मेरे पास एक इक्वेशन ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं सबसे पहले इसके रूट निकालती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यही है। यहाँ पर देखिए x क्या आएगा, क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकाल रही हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही आएगा। x क्या आएगा यहाँ से 2 प्लस माइनस और माइनस 12 अपॉन में 2, यही आया। यह आएगा 2 प्लस माइनस 4 3 12
और ध्यान रखना अंडर रूट ऑफ -1 है, इसका जो अंडर रूट होता है वो आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा। ध्यान रखना आयोटा स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है? -1 के। ये आएगा 4√3, तो इसको लिख सकती हूँ 2√3 आयोटा बाय 2। समझ गए? 12 को 4 3 4, 4 का अंडर रूट 2 ले लिया, माइनस का अंडर रूट आयोटा आ गया, 3 अंडर रूट के अंदर रहा। यहाँ से बनेगा 1 ± √3 आयोटा। इसका मतलब इसके 2 रूट आएंगे। एक रूट जो अल्फा आया वो आया 1 + √3, बीटा आएगा वो क्या आएगा? 1 - √3। मैंने लिख लिया। लेकिन मुझे अल्फा और बीटा का सम नहीं चाहिए, मुझे अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n चाहिए। बस थोड़ा सा सोचना, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेना। क्या करना होता है? अल्फा इसको मैं लिख दूं 2 से ही डिवाइड कर देती हूँ और 2 से ही मल्टीप्लाई। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ा। यहाँ पर लिख दिया 2, ये हो गया 1/2, ये हो गया √3/2 आयोटा। यही होगा √3/2 आयोटा, क्योंकि आयोटा साथ था ना। 1/2 किस पर होता है? cos 60 पर। cos 60 को लिखते हैं cos π/3 प्लस आयोटा √3/2 होता है sin 60 पर। ध्यान रखना ये 60 आया तो ये भी 60 ही होगा। अगर नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया है, एंगल सेम होगा। ये π/3 है तो ये भी π/3 होगा। ये आ गया अल्फा। अब एक बात बताऊं, डी मोरवियस थ्योरम क्या कहती थी? वो थ्योरम का नाम मत रखो याद, मैं वैसे बता देती हूँ कि अल्फा अगर यहाँ पर है कोस कोई भी एंगल ले लो, थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो अगर इस फॉर्मेट में हो तो अल्फा की पावर n क्या होता है? कोस n थीटा। जो ये पावर है एंगल के मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है। बस इतना समझ लो, इतना तो समझ लोगे। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर n 2 की पावर n, यहाँ पर जब मैं पावर n लूंगी ना तो वो एंगल के मल्टीपल में चली जाएगी। समझ में आया? क्या बताया? एंगल के मल्टीपल में चली जाएगी। और कुछ भी याद मत रखना, इतना तो रख लोगे। इसी तरीके से जब मैं बीटा लूंगी, एक बार इसको नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। मैं अब इस वाले पार्ट को इरेज कर दूं, अब यहीं पे पहुंच करके पहले नोट कर लेंगे क्योंकि मैं नहीं दिख रही हूं। उसके बाद अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं बीटा निकाल लेती हूँ जल्दी से। बीटा क्या आएगा? सेम इसी फॉर्मेट में होगा, आपको तो निकाल के देखने की भी जरूरत नहीं है, पर अभी स्टार्टिंग है तो निकाल लेना। बीटा क्या आएगा? 1 - √3 आयोटा। वही लॉजिक लगाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इसको भी लिख लेते हैं 2 cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। लिख लिया यहाँ तक। अब मैं बीटा की पावर n करती हूँ, ये आता है 2 की पावर n, ये बचेगा cos n π/3 माइनस आयोटा साइन n π/3। हो गया यहाँ तक? आया? अब मैं क्या करती हूँ? अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n करती हूँ। क्या बनता है जब मैं ऐड करती हूँ? जैसे ही मैं ऐड करती हूँ देखिए 2 की पावर n cos n π/3 प्लस आयोटा साइन n π/3। मैं देखती हूँ कितना रिस्पॉन्ड आता है, उसके बाद उसी लेवल से मैं क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि मैं भी देखो इतनी मेहनत से करा रही हूँ। उसके बाद ना मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि कोई पढ़ता भी है मेरे से। नहीं, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 2 की पावर n बाहर कॉमन आया, 2 की पावर n cos n π/3 बचेगा। यहाँ पर भी 2 की पावर n cos n π/3 बचेगा, और ये ऐड होके क्या बन जाएगा? 2 की पावर n, एक और एक 2, 2 की पावर n + 1 cos n π/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के हिसाब से भी आपको करा दिया, ठीक है। अगर किसी को बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप डी मोरवियस थ्योरम के एक्सप्लेनेशन के साथ करना है तो मुझे बता देना, मैं प्रॉपर उसको करा दूंगी। नेक्स्ट में इसको डाल लूंगी क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। समझ में आया? अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना, वो कह रहा है कोई भी 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस हैं, वो सॉल्यूशन कब नहीं रखेगी। ध्यान रखना, ये भी नोट करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0 हो, a2x + b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0 हो। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। केस होगा, केस फर्स्ट का होता है कि यदि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है भाई? यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। अगर A1 बाय A2 हो इक्वल टू B1 बाय B2 हो इक्वल टू C1 बाय C2 हो तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। क्या होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में आया? केस थर्ड क्या होता है कि A1 बाय A2 हो, B1 बाय B2 हो, लेकिन C1 बाय C2 ना हो तो इस केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। समझ में आया? ये मैंने कराया हुआ है तुम्हें, ठीक है, देख सकते हो कंडीशंस सॉल्यूशंस की, लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। यहाँ पर कह रहा है कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब 2/6 होगा, k/12 होगा, माइनस के और नॉट इक्वल टू 7/15 होगा। ध्यान रखना, कंपेयर करते हुए अगर ये कांस्टेंट 7 इधर है, लेफ्ट में है, तो ये वाला कांस्टेंट भी लेफ्ट में होना चाहिए। जल्दबाजी में इतनी मिस्टेक मत कर देना कि इस कांस्टेंट को आप इधर रखो एक उधर है। कंपेयर करो तो दोनों चीजें बराबरी की हो तभी कंपेयर करना। समझ में आया? तो यहाँ से इन दोनों को मैं मर्ज करती हूँ क्योंकि मुझे इससे तो कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 24 इक्वल टू 6 के, इसका मतलब k इक्वल टू 4 पर ये इक्वेशन है, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है लाइन क्या करती है? कोइंसिडेंट होती है, और जब नो सॉल्यूशन होता है तो लाइनें क्या करती हैं? पैरेलल होती हैं। आप जब एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव आए तो बाकायदा आप उनको ग्राफ के थ्रू बताएंगे कि इंटरसेक्टिंग है, ये कोइंसिडेंट होती है, एक सभी पॉइंट एक पे ही लाई करते हैं, और ये पैरेलल होती है जो कभी नहीं मिलती। जब लाइनें नहीं मिल रही तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? सीधी सी बात है। क्यों भी? ये क्वेश्चन मैं चाहती थी अभी कराना, लेकिन मैंने सोचा स्टैटिक्स का 10 से 15 क्वेश्चन इकट्ठे करके वो भी मैं इकट्ठे ही करा दूं, क्यों बार बार मैं इतना टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा था क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अभी मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस के सारे स्टैटिकल के क्वेश्चन एक साथ कराऊंगी, तभी ये करा दूंगी ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब ये देखिए, ये कंडीशन क्या होती है कि दो इक्वेशन है, कॉमन रूट रखे। कॉमन रूट का मतलब मैं x की जगह कोई वैल्यू पुट करूं, जैसे मैं x की जगह अल्फा पुट कर रही हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और साथ के साथ वो सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तो वो कंडीशन क्या होगी? देखिए, मैंने कहा ये इक्वेशन है ax स्क्वायर, मैं लिख देती हूँ, पता नहीं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि दिख रहा है नहीं दिख रहा। a डैश एक्स स्क्वायर है प्लस b डैश एक्स है प्लस c डैश इक्वल टू 0। मैं कहती हूँ लेट अल्फा बी ए कॉमन रूट ऑफ दीज इक्वेशन, बोथ इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा? अगर अल्फा कॉमन रूट है तो a अल्फा स्क्वायर होगा प्लस b अल्फा होगा प्लस c इक्वल टू 0। ये होगा a डैश अल्फा स्क्वायर प्लस b डैश अल्फा होगा प्लस c डैश इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल क्या कहता है? देखिए, पहला कोफिशिएंट अल्फा स्क्वायर लिख दिया वेरिएबल, इसको भूल जाइए, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। भाई ये क्या हो गया? ये a डैश, ठीक है, ये होगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी। दूसरा वाला अल्फा आएगा, इसको छुपा लीजिए, ए सी डैश आएगा, ये होगा माइनस ए डैश सी। फिर होगा कांस्टेंट के साथ 1 लिखना है, ध्यान रखना, ये होगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी। आ गया यहाँ से? तो यहाँ से क्या होगा आपका? अल्फा स्क्वायर क्या निकलेगा? देखिए, ये निकलेगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। और अल्फा क्या होगा यहाँ से? ए सी डैश माइनस ए डैश सी बाय ए बी डैश माइनस ए डैश बी। देखो, अल्फा की जगह मैं ये पुट करती हूँ ए सी डैश, ये देखिए किस में कंडीशन हो रही है? थर्ड वाले में। देखिए, अल्फा की जगह पुट करूंगी, ये वाली कंडीशन इरेज कर दूं इसको,
देखिए अल्फा की जगह मैं रख देती हूँ, कहीं आप पजल हो जाओ इसलिए मैं कर ही देती हूँ, ए सी डैश माइनस ए डैश सी अपॉन में ए बी डैश माइनस ए डैश बी इसका होल स्क्वायर। अल्फा की जगह ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, और ये क्या आएगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन में ए बी डैश माइनस ए डैश बी हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई होके आपका क्या बनेगा सी ए डैश माइनस ए डैश सी का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक कैंसिल हो जाएगा, एक फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, एक वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर लेंगे सोल्व इससे, एक तो कैंसिल हो गया, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक जो फैक्टर बचा वो इधर मल्टीप्लाई हो गया। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। The fifth term from the end in the expansion of fifth term बतानी है end से, पीछे से, स्टार्टिंग से बताता तो ऑब्वियस है आपको टी फिफ्थ बताना था। और टी आर प्लस वन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? टी आर प्लस वन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये बाइनोमियल थ्योरम होती है एनसीआर, बोलो एनसीआर, एक्स की पावर एन माइनस आर y की पावर r, किसमें? जब भी ये बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस y की पावर n है, इसमें जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला ये होता है एनसीआर, x की पावर n माइनस r y की पावर r। अब यहाँ पर अगर वो स्टार्टिंग से फिफ्थ बताता t5 निकालते, t5 का मतलब t4 प्लस 1 मतलब r की जगह 4 पुट कर देते, आपका निकल जाता। लेकिन वो स्टार्टिंग से नहीं, वो एंडिंग से पूछ रहा है, तो क्या करना है? एक बात ध्यान रखना, टर्म फ्रॉम एंडिंग क्या होती है? n माइनस आर प्लस 2th टर्म। फ्रॉम कहाँ से हो जाती है? वो बिगिनिंग से। जो टर्म rth टर्म फ्रॉम एंडिंग, लिख लो, rth टर्म फ्रॉम एंडिंग किसके इक्वल होती है? n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यही होती है, यही होता है। इसका मतलब क्या हुआ? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंडिंग, फिफ्थ फ्रॉम एंडिंग पूछा है, किसके इक्वल होगी? एक्स क्यूब बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पर पावर में कुछ होगा, पावर में क्या होगा? पावर में कुछ है यहाँ पे, एक्स क्यूब बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर की पावर। अब कुछ भी मान लो, अब मैं कुछ भी मान रही हूँ तो आंसर मैच ऑब्वियस है नहीं होगा, मैं 7 मान लेती हूँ, मान लिया, ठीक है, ये पावर 7 है। तो यहाँ पर क्या होगा? 7 माइनस फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग प्लस 2 क्या हो जाएगी? 7 प्लस 2 9 प्लस ये क्या हो जाएगी? फोर्थ टर्म, 7 2 9 9 घटा 5, फोर्थ टर्म कहाँ से हो जाएगी? बिगिनिंग से, ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। समझ में आया? यहाँ पर हर हाल में पावर होती है एक्सपेंशन के अंदर, तभी हम बाइनोमियल लगा पाते हैं, ठीक है। वो कई बार क्या होता है ध्यान नहीं रहता। फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब T4 निकालना है। देखिए T4 को T3 प्लस 1 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? n की जगह 7, C3, x की जगह क्या आएगा? एक्स क्यूब बाय 2 और इसकी पावर n माइनस आर मतलब 7 माइनस 3 क्या बन जाएगा आपका 4, और ये बन जाएगा -2 बाय एक्स स्क्वायर और इसकी पावर क्या हो जाएगी? R3, ठीक है। आप सोल्व कर सकते हैं इसको, ऑब्वियस है ये कट जाएंगे, जो बचेगा वो लिख लेना। एनसीआर का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू, और मैंने बाइनोमियल पे अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई भी है, उसको देख लेना, क्योंकि उसमें मिडल टर्म भी है और उसके बाद टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो आपके एग्जाम के लायक ना हो, ठीक है। इसलिए वहीं से इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है वो, कि एफ आर से आर मेरा कोई फंक्शन डिफाइन है, ये मेरी क्या कहलाएगी? डोमेन, और ये क्या कहलाएगी? मेरी कोडोमेन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है? 4x माइनस 1, जी एक्स है मेरा x स्क्वायर प्लस 2,
मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स, यही है एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पहले देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा 4x माइनस 1 आया, पहले मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह 4x माइनस 1 रखा। अब ध्यान रखना, अब दोबारा से जब मैं डिफाइन करूंगी ये पूरी वैल्यू x का रोल प्ले करेगी। इस पूरी वैल्यू मतलब एक तरीके से मैं x लूंगी, जैसे ये f ऑफ x क्या डिफाइन है 4x माइनस 1। अब मैं f ऑफ x डिफाइन कर रही हूँ 4, x की जगह पूरी वैल्यू आएगी कौन सी 4x माइनस 1, ये 16x माइनस 4 माइनस 1, 16x माइनस 5। ठीक है, तो इसको गलत मत कर देना क्योंकि फ्री के नंबर है, वो हमें फ्री की चीजें ले लेनी चाहिए, है ना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये इसलिए लिखे कि आप बार बार बोल रही हूं एन अल्फा माइनस एम बाय अल्फा प्लस बीटा, यही बताया था आपको। वो बताना है कि कौन सी वैल्यू ऐसी आएगी एक्सपेंशन में जिसमें x का कोफिशिएंट 0 होगा, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म। तो r कैसे निकालते हैं, कौन सी टर्म होगी, n की जगह 6 है, अल्फा का मतलब x की जो पावर है वो 1 है, m का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो 0 है। अगर वो कहता m स्क्वायर निकालो तो m की जगह 2 पुट करते, भाई सेकंड टर्म निकालनी है तो 2 पुट कर देते। अल्फा 1 है, x का भी कोफिशिएंट नीचे वाले का भी 1 है तो 1 6/2 मतलब थर्ड टर्म निकाल लिया है, कौन सी, r की जगह 3 लिखेंगे तो tr प्लस 1 निकालनी है, मीन्स 4 टर्म निकालनी है, और क्या होगी वो 4c, n की जगह 6c, r की जगह 3, 2x, इसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस r 3, और 1/3x की भी क्या हो जाएगी 3। आया समझ में, सोल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो, एनसीआर का फॉर्मूला बता चुकी हूं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ log e2, क्या आएगी log, ध्यान रखना log x का एक्सपेंशन क्या होता है, हम इनफाइनाइट भी करेंगे, अब एक वीक बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, x2/2 प्लस x3/3 माइनस x4/4 प्लस x5/5, ऐसे सोन चलता रहेगा। log x का एक्सपेंशन है, यहाँ लिख देती हूँ, वहां पता नहीं दिख रहा, x माइनस x2/2 प्लस x3/3 माइनस x4/4 प्लस x5/5, अब माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, एंड सो ऑन चलता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, log e2 का मतलब, सॉरी ये log 1 प्लस x का एक्सपेंशन है, मैंने गलत लिख दिया, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन होता है। मिस्टेक हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक होगी तो मुझे नहीं आता, कई बार क्या होता है कि हमें भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं तो पता चल जाता है कि मैंने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। ये log 1 प्लस x का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान रखना, मैं पुट करती हूँ यहाँ पर x की जगह 1, तो ये log 2 आता है, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन। इसका मतलब log 2 किसके इक्वल होगा, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। e की पावर x है, log x है, sin x है, cos x है, इसके एक्सपेंशन आपको याद जरूर करने हैं। e की पावर x का तो रट लो, यूज हो सकता है बहुत बार, 1 प्लस x2/2 फैक्टोरियल x3/3 फैक्टोरियल, मैथ्स को घोट के पी लो, ये सोचो हमारे पास लास्ट चांस है ये। वो क्या कह रहा है कि A और B मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम ऑर्डर है, 3 है, तो वो कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ 2AB निकालना है, मतलब 2AB। आपको मैंने बताया था कि डिटरमिन कोई भी मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है, उसका अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो जब कांस्टेंट बाहर निकलेगा तो क्या होगा, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। तो ये क्या हो जाएगा, कितने बाय कितने की है, 3/3 की है, 2 की 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ये हो जाएगा 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, 8 गुना 3 गुना 2, 8 से 24 दूनी 48। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए,
चलो अभी मैं इसके बाद अब आपको वेक्टर के 3D के सेट रिलेशन फंक्शंस के इनके क्वेश्चन कराती हूँ। कोशिश करूंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ और मैं जिस हिसाब से कर रही हूँ उसी हिसाब से आपको करा रही हूँ। मतलब मैं आपकी जगह अपने आप को रख के देख रही हूँ ताकि आपको ज्यादा बर्डन भी ना लगे। इस तरीके से क्वेश्चन भी नहीं उठा रही हूँ, इसी वजह से थोड़ा रुक रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों का लेवल क्या है। धन्यवाद। और पीआरटी वालों का मैं भी आज वीडियो डालूंगी।